अगर आप भारत माँ की संतान हो और एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो इस वीडियो को पक्का देखना, स्किप मत करना दोस्तों। हिंद की सरजमी पर गिरा लहू जिसका अभिमान है, तो सीने में लगा तमगा जिसकी पहचान, शमशीर में लगा खून जिसके अहद समर्पण की कहानी है, तो जमीन पर बिछी दुश्मन की लाशें जिसके पराक्रम की पराकाष्ठा, कफन जिसका सफेद नहीं औरों सा और बिगुल बचता है सिर्फ जिसकी शहादत पर। वो एक सिपाही है, हिंद का सिपाही, और जिसकी पहचान है उसकी रेजिमेंट। क्या कमी है तुझको लालों की, सरहद पर रखवालों की, सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। जहां अजमत पे तेरी आँच आई, जिस्मों ने मिलके कसम खाई, ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदें लौटाई। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। कतरों ने लहू के मिलके लिखा, इस बात का है दुनिया को पता। हम लड़ते हैं सीना तान के, जांबाज हम हिंदुस्तान के, मोहताज नहीं पहचान के, हम शेर तेरे गलवान के। बिस्तर पे पले चट्टान के, हम आदी हैं बलिदान के, हम शेर तेरे गलवान के, हम शेर तेरे गलवान के। अंधेरे की स्याह परत को धीरे धीरे अपने आगोश में ले सूरज का 7वां घोड़ा यहां इसी जमीन पर अपनी छटा बिखेरता है, और फिर जीवन से भर जाता है यहां का कण कण। रात भर पत्तों पर ठहरी सिमटी ओस की बूंदों को फिर से जीवन स्रोत में बदल देता है अरुण। ये जो अभी आपने देखा, ये कोई और जगह, कोई और देश या कोई और मुल्क नहीं है, हमारा अपना हिंदुस्तान है। और भारत के इसी उत्तर पूर्वी छोर को अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल, जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले भारत की धरती के कदम चूमती है। शांत, सुंदर, सुरम्य वादियों से भरपूर, जहां ब्रह्मपुत्र से निकलकर भारत आती लोहित नदी इस घाटी की जीवन धारा के रूप में बहती है। वलोंग को कई सदियों पहले मीजू मिश्मी जनजाति के लोगों ने आबाद किया था। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा उत्तरांचल प्रदेश, जहां प्राकृतिक सुंदरता की कोई सीमा नहीं, और ऐसे ही हैं यहां के लोग। यहां के बारे में किसी भी बात को शब्दों में पिरोना शायद यहां की तौहीन होगी। चप्पे चप्पे पर बिखरी यहां की सुंदरता को अपने अंदर जज्ब करने के लिए यहां तक पहुंचना जरूरी ही नहीं, लाजमी है। तो आइए आज मैं आपको इसी सुंदर प्रदेश के सुंदर से प्रांत वलोंग की वो कहानी सुनाता हूं जिसे यहां के बाशिंदों ने अपनी आंखों से देखा और
और जिया है। विश्व की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं चीन और भारत लगभग एक साथ नए गणतंत्र के रूप में उभरे थे। भारत का पड़ोसी देश तिब्बत से बड़ा ही गहरा व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता था। अरुणाचल इसी ऐतिहासिक दोस्ती और परंपरा का प्रतीक रहा है। वलोंग के आसपास की सीमाओं पर तिब्बत के लोगों का आना जाना स्वाभाविक था। सन 1914 में ब्रिटिश अधीन भारत, चीन और तिब्बत ने शिमला कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और सीमाओं को बांधने के काम पर रजामंदी हुई। पर अपनी आदत से मजबूर चीन उन समझौतों और रजामंदी से साफ मुकर गया। इस बीच कई बार समझौते पर पारस्परिक रजामंदी को करार देने के प्रयास किए गए, पर चीन की नीयत ठीक नहीं थी। सन 1950 में चीन ने अपनी दमनकारी नीति को अपनाते हुए तिब्बत पर अपने कब्जे की गंदी चाल चल दी। तिब्बत ने सबसे पहले धर्मगुरु दलाई लामा को अपने सलाहकारों के साथ तिब्बत से भागने पर मजबूर कर दिया। आपसी संबंधों और दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अपने देश में शरण दी। लाखों की तादाद में तिब्बत से भागकर लोग हिंदुस्तान आ गए। चीन कुछ बोला नहीं और राजनीतिक संबंधों के कारण भारत भी कुछ नहीं कर पाया, पर चीन शायद अंदर ही अंदर इस बात पर कुढ़ता रहा। चीन की जमीनी सीमा को बढ़ाने की भूख ना तब शांत हुई थी और ना आज शांत हुई है, और इस हवस में उसने अपने पड़ोसी देशों की मित्रता को भी अनदेखा कर दिया। सन 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई ने मित्रता और भाईचारे का दम भरते हुए भारत का दौरा किया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए खुले दिल से उनका स्वागत किया। भारत देश को पूरे विश्व में अपनी मेजबानी और संस्कारों के लिए जाना जाता है। हमारे यहां दूर गांवों में भी अतिथि को घर वापसी पर पक्की सड़क तक छोड़ के आने का रिवाज पीढ़ियों से कायम है, पर शायद चीन इस भावना की कद्र नहीं कर पाया। चीन आकर हमसे गले मिल, दोस्ती के वादे कर और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाकर गया ही था, और शायद हमारी इंटेलिजेंस से यहीं थोड़ी सी चूक हो गई। चीन मिलने नहीं आया था, हमारे अंदरूनी हालात का जायजा लेने आया था। चीन की गिद्ध नजर काफी समय से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर थी, जिसे वो ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा किए गए विभाजन को ना मानते हुए अपना क्षेत्र होने का दावा करता था। इन दिनों 6 कुमाऊं की बटालियन किबिथू में और 2 असम राइफल्स की एक विंग यहां वलोंग के बॉर्डर क्षेत्र में मैकमोहन लाइन पर तैनात थी। कुमाऊं को वलोंग सेक्टर के हर मुकम्मल तरीके से वहां की निगहबानी का जिम्मा सौंपा गया। असम राइफल्स को फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बिना चीनी सेना से सीधा संपर्क साधे बॉर्डर के नजदीक पोस्ट बनाने का जिम्मा दिया गया। असम राइफल्स ने तंगखल, जचेप और हॉट स्प्रिंग्स पर प्लाटून साइज की पोस्ट बनाने का काम जारी रखा। सितंबर महीने के आखिर में चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों पर हमारी नजर पड़ी तो भारतीय सेना ने भी एहतियातन अपनी सतर्कता और सरगर्मी चुपचाप से बढ़ा दी। उस समय किबिथू पहुंचने के लिए तेजू से 200 किलोमीटर का पैदल सफर और लगभग 16 दिन का समय लगता था। कैनेडियन ऑटर एयरक्राफ्ट में भी 6 से 8 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते और उतरने के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सिर्फ हाईलोंग और वलोंग में ही मौजूद थे। लोहित नदी को स्टील की तारों के जरिए सामान सहित पार करना पड़ता था और यहां ऊपरी इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता था। कुछ बहुत बड़ा होने का अंदाजा शायद हमारी सोच से भी परे था।
छुटपुट झड़पें और पेट्रोलिंग पार्टियों का आमना सामना तो एक आम बात थी। हाईकमान से भी ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली थी कि अचानक 21 अक्टूबर सन 1962 के दिन बिना किसी चेतावनी चीन ने हम पर काफी बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। हमला भारत की सरजमी पर एक साथ कई जगह हुआ, जिसमें नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी शामिल था, जिसे आज अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई कहीं से भी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। भारतीय सेना के पास ना ही आधुनिक हथियार थे और इस कठिन पहाड़ी जगह लायक मुकम्मल कपड़े और जूते। हालात कुछ ऐसे थे कि ना तो हमारे पास भरपूर असला बारूद था और ना ही तैयारी करने का समय, पर भारतीय सेना के रण बांकुरे किसी भी हालात में पीछे हटने या हार मानने वाले नहीं थे। भले ही उसके पास सर्द मौसम में लड़ने के लिए कपड़े, जूते और हथियार नहीं थे, पर एक चीज जिसकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी वह थी बेइंतहा हौसला और जज्बा। हमारे पास कुछ हो ना हो साहब, भारत माँ की रक्षा की कसम हमारे साथ हमेशा रहती है। इस कसम की खातिर एक हिंदुस्तानी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ने का वादा अपने दिल में लेकर चलता है। हमारे बुलंद हौसलों को देख दुश्मन भी कांप जाता है। ये हिंदुस्तानी सैनिक है, टूटते नहीं फना होते हैं। हम कुछ ना होते हुए भी तैयार थे दुश्मन की इस अय्यारी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हमें यह लड़ाई हथियारों से नहीं, साहस और जज्बे से लड़नी थी। गर्मियों के कपड़ों और कैनवस के जूतों में अपनों की यादों को दिल में समाए सिर्फ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम इस युद्ध में कूद पड़े। हम पूरी सजगता से दुश्मन की हरकत का इंतजार कर रहे थे। 18 अक्टूबर 1962 6 कुमाऊं की एक कंपनी किबिथू में, एक कंपनी दिचू, एक कंपनी लैडर्स और एक कंपनी ईस्ट रिज में तैनात थी। 2 असम राइफल्स की एक प्लाटून मैकमोहन रिज, एक प्लाटून थापा रिज, एक प्लाटून तंखल, एक प्लाटून जचेप और एक प्लाटून हॉट स्प्रिंग्स पर डटी थी। 6 कुमाऊं के सूबेदार सुरेंद्र चंद ने 10,700 फीट हिल 100 फीचर पर 53 चीनी सैनिकों के मौजूद होने की खबर दी। 6 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मदिया ने तुरंत थापा रिज पर तैनात 2 असम राइफल्स की टुकड़ी को 9,000 फीट पर स्थित हिल 90 पर डिफेंस इख्तियार करने का आदेश दिया। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, 2 असम राइफल्स के बहादुर सैनिकों ने उसी रात हिल 90 पहुंचकर उजाले से पहले ही अपने पैर जमा लिए। मौके की नजाकत को समझते हुए कर्नल मदिया भी वलोंग से किबिथू पहुंच गए। वहीं लोहित नदी के ईस्ट बैंक पर 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी की एक प्लाटून ने जमादार भैरव सिंह के नेतृत्व में 19 अक्टूबर शाम 6 बजे तक मैकमोहन रिज पर डिफेंस इख्तियार कर लिया था। 21 अक्टूबर 1962 शाम 7 बजे हमारे संतरी ने मैकमोहन रिज पर लाइट सिग्नल नोटिस किए। सूचना मिलने पर अल्फा कंपनी कमांडर मेजर गोमती नियागम तुरंत एक प्लाटून को लेकर मैकमोहन रिज की ओर रवाना हो गए। साथ ही एक प्लाटून को दिचू नाले पर तालुक पास की तरफ से दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भेज दिया। 11:15 बजे दुश्मन की ओर से दागे जा रहे गोला बारूद ने रात की खामोशी को तोड़ मैकमोहन रिज पर हमारे ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 1962 सुबह 1 बजे लगभग चीनी सेना की एक बटालियन ने हम पर पहला हमला कर दिया। हमारे 3 इंच मोर्टार के सटीक फायर ने दुश्मन के बीच हड़कंप मचा दिया। दुश्मन घबराकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया, पर फिर कुछ समय बाद ही एकजुट होकर पहले से ज्यादा तादाद में चीनी सेना ने हम पर दोबारा हमला बोल दिया। 4 घंटे तक लगातार चली इस लड़ाई में हमने दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी।
वतन परस्ती ने मेरे कान में कहा, ये जंग सिर्फ बाजुओं के दम पर जीती जानी है। तो यही सही, ये हिंदुस्तानी कुकरी आज दुश्मन का खून चख कर ही वापस आएगी। भारत माता की जय। हम डटकर दुश्मन का मुकाबला करते रहे और एक बार फिर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर हमने उनका दूसरा हमला भी नाकामयाब कर दिया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में हमने दुश्मन के 60 सैनिक मार गिराए, जबकि हमारे 5 जवान घायल हुए और 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें नायक बहादुर सिंह भी शामिल थे। उन्होंने LMG नंबर 1 और 2 के शहीद होने के बाद LMG का जिम्मा संभाला। वह दुश्मन की गोली से अपना सीना छलनी होने के बावजूद भी LMG से फायर करते रहे और आखिरी सांस तक दुश्मन से मुकाबले थे। दास्तां तेरी अस्मत की, तेरी आन तेरी शान की थी। बात इतनी ही नहीं तेरे मगर मान की थी, जो फिर हौसले जज्बे और बहादुरी पे न रुकी, क्योंकि जंग फिर एक गोशे की नहीं पूरे हिंदुस्तान की थी। कर्तव्य से भी ऊपर उठकर किए गए अपने साहसी और बहादुरी भरे प्रदर्शन के लिए नायक बहादुर सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित। दो असम राइफल्स के नायब सूबेदार जगन घोष लिंबू की प्लाटून 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी के अधीन कार्यरत थी। चीनी हमले के दौरान जब नायब सूबेदार जगन घोष लिंबू 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी कमांडर को हमले की जानकारी देने जा रहे थे, तब उन्होंने अल्फा कंपनी कमांडर मेजर गोमती आगम को दिचू नाले के पास जख्मी और बेहोश पाया। तो बिना देरी किए अपने एक राइफल मैन की मदद से उन्हें अपने कंधे पर उठाकर और अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें 6 कुमाऊं के सैनिकों तक पहुंचाकर उनकी जान बचाई। बाईस अक्टूबर सुबह 10 बजे 2 असम राइफल्स के लांस नायक पूर्ण बहादुर तमांग को तंखल में बैठी 2 असम राइफल्स की टुकड़ी को वहां से पोस्ट खाली करने और दूधाकलू के रास्ते हायुलियांग पहुंचने के संदेश को पहुंचाने का काम सौंपा गया। रेडियो सेट पर इस संदेश को सुरक्षा के मद्देनजर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। लांस नायक पूर्ण बहादुर तमांग ने अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए समय पर आदेश पहुंचाकर बखूबी अपने काम को अंजाम दिया। उन्हें पता था कि उन पर दुश्मन की नजर कभी भी पड़ सकती है और ऐसा हुआ भी। हायुलियांग लौटते समय दुश्मन ने असम राइफल्स की टुकड़ी का पीछा किया, पर दूधाखरू में वो दुश्मन को चकमा देने में कामयाब हो गए और बचकर निकल गए। बाईस अक्टूबर शाम 6 बजे 6 कुमाऊं को किबिथू से वलोंग स्थानांतरित होने का आदेश मिला। यह वो वक्त था जब पूरा देश जान चुका था कि चीन और भारत के बीच सीमाओं पर युद्ध जारी है। आंखें रोज दुआ के लिए ऊपर की तरफ उठती और हर भारतीय नागरिक शांति पाठ करता और मांगता साहस हर भारतीय सैनिक के लिए। जैसे तैसे बेचैनी के दिन बीत रहे थे और उधर सेना डटकर दुश्मन का सामना कर रही थी। नामती,
अरुणाचल प्रदेश का गौरव, जिसे आज भी जब दुश्मन याद करता है तो उसके सैनिकों और कमांडरों की रूह कांप जाती है। चीनी ये सोचकर नामती तक हमारा पीछा करते हुए पहुंच गए कि मौके का फायदा उठाकर वो हमें नामती में जबरदस्त टक्कर दे पाएंगे और हमें हाथ का मुंह देखना पड़ेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। चीनियों की खुशी जल्द ही मातम में तब्दील हो गई। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास उनके लिए घातक साबित हुआ जब नामती से पहले ही आशी हिल पर बनाई गई हमारी सुनियोजित सुरक्षा ढाल से उनका सामना हुआ। वहां पहले से ही मुस्तैद 6 कुमाऊं के डेल्टा कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट बिक्रम सिंह ने चीनियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी। लेफ्टिनेंट बिक्रम ने पुल के कुछ लकड़ी के पटरे पहले ही हटा दिए थे और जवानों को आदेश दिया, मेरे ऑर्डर से पहले कोई गोली नहीं चलाएगा। आने दो दुश्मन को आगे। इन्हें पता तो चले कि भारत मां के लाल सिर कटा सकते हैं, लेकिन सिर झुकने नहीं देंगे। दुश्मन के सबसे आगे चल रहे सैनिक का पैर उस निकाले हुए पटरे वाली जगह पर पड़ा और वह नीचे नामती नाले में गिर गया। दुश्मन ने हड़बड़ाकर जैसे ही अपनी फ्लैश लाइट से रोशनी की तो हमारी नजर चढ़ गया। 25 अक्टूबर सन 1962 सुबह तड़के 3 बजे शुरू हुई इस लड़ाई में हमारी 3 इंच मोर्टार और मीडियम मशीन गन ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लगभग 1 घंटे से भी कम चले इस युद्ध में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के शूरवीरों ने 200 के लगभग दुश्मन मार गिराए, जबकि हमारे 3 सैनिक हताहत और 6 जख्मी हुए। बुरी तरह बिखर गए दुश्मन ने फिर इकट्ठा होकर वलोंग की तरफ कूच किया। इससे पहले कि चीनी वलोंग पहुंच पाते, नामती में उन्हें 4 सिख के जाबाजों का सामना करना पड़ा। चीनी सैनिक धड़धड़ाते हुए 25 अक्टूबर की सुबह 7:30 बजे नामती में दाखिल हुए। लड़ाई के सभी उसूलों को ताक पर रखकर दुश्मन ने एक चाल चली और किबिथू में छोड़ी हुई हमारी ऑलिव ग्रीन वर्दियां पहन ली। उस पर सुबह की धुंध ने 4 सिख के सैनिकों को थोड़ी दुविधा में डाल दिया। इस धुंध और ओजी वर्दी में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, पहचानना मुश्किल हो गया। धुंध जब थोड़ी हल्की हुई तो देखा कि दुश्मन के लगभग 700 सैनिक नामती में लगाए गए हमारे ताड़ बाड़ से जूझ रहे हैं। दुश्मन तब भौचक्का रह गया जब 4 सिख की ब्रावो कंपनी की 3 टुकड़ियों, जो महाप्लैड, मिथुन रिज और लैंडर्स पर मोर्चा जमाए बैठी थीं, और लोहित नदी के पूर्वी छोर पर तैनात मोर्टर ने चारों तरफ से दुश्मन पर हमला कर दिया। थोड़े ही वक्त में दुश्मन अपने 200 से ज्यादा सैनिक खो चुका था। खुद को फंसते देख चीनियों ने वहां खड़ी सूखी घास में आग लगा दी और धुएं की आड़ में अपने हताहत हुए सैनिकों के शवों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। यही समय था जब 28 गुरखा राइफल ने युद्ध में अपनी आमद दर्ज की। डेल्टा कंपनी के मेजर गोवर्धन पुन और उनके युद्ध निपुण कंपनी सीनियर जेसीओ सूबेदार धा बहादुर पुन ने लैंडर्स के डिफेंस का जिम्मा संभाला। चीनी सेना ने 25 और 26 अक्टूबर की रात हम पर कई बार हमला किया, पर हर बार उन्हें जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिख और गुरखा के सूरमाओं ने मिलकर उन्हें हर बार खदेड़ दिया। इसी रात गुरखा राइफल्स के जवानों ने दुश्मन की 2 ऑटोमेटिक गन्स अपने कब्जे में ले ली। ये दुश्मन से बरामद किए गए इस युद्ध के पहले हथियार थे। दुश्मन नामती में हुई इस लड़ाई में गुरखा और सिखों के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। 26 अक्टूबर की रात मिथुन ट्रैक पर लड़ाई के दौरान जब दुश्मन 4 सिख के सिपाही केवल सिंह सेक्शन पोस्ट के बहुत ही नजदीक आ गया तो मात्र 22 साल की उम्र और 1.5 साल की सर्विस वाले सिपाही केवल सिंह
अपनी पोस्ट से निकलकर अकेले ही बेयोनेट से दुश्मन पर टूट पड़े। और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में अपने हाथों से ही कुछ दुश्मनों को मार गिराया और आखिर में प्राण त्यागने से पहले एक और दुश्मन को धराशायी कर अंत में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जीवन जो मिला था हमको ये वो देश पे होने वार दिया, जो कर्ज था अपनी मिट्टी का वो हमने आज उतार दिया। वंदे मातरम, वंदे अव्वल दर्जे के इस पराक्रम के लिए सिपाही केवल सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे रणबांकुरों की हिम्मत और हौसले ने चीनी सेना को वलोंग के दरवाजे पर ही थामा। आश और बेबस चीनी सेना के सामने भारतीय सेना के मजबूत इरादों की जैसे एक चट्टान खड़ी हो गई थी और इसीलिए चीनियों ने रामती के मैदानों को टाइगर्स माउथ का नाम दिया। 2 नवंबर 1962 को इंटरसेप्ट किया गया चीनी संदेश कुछ इस तरह था। हेलो हेलो, मोशी 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 मोशी, दिस इज द पोस्ट कमिंग। मोशी मोशी, हेलो हेलो, दिस इज द पोस्ट। दुश्मन की घेराबंदी वलोंग के पास बहुत ही मजबूत है, पीछे हटने की इजाजत दें, नहीं आप वहीं रुककर अधूरे रह गए काम को अंजाम दे। आपको अतिरिक्त मदद भेजी जा रही है। जहां चीनी सेना अपनी रणनीति में कुछ फेर बदल कर रही थी, वहीं हमारी कमांड में भी कुछ बदलाव लाए गए। 1 नवंबर को ब्रिगेडियर NC राउली मिलिट्री क्रॉस के नेतृत्व में 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने वलोंग सेक्टर में ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली। चीनी सेना की घाटी में नदी के साथ साथ बढ़ने की हर कोशिश जब नाकाम होती नजर आई तो उन्होंने एक लोकल गाइड को कब्जे में लेकर पहाड़ी से घूमकर ऊपर के रास्ते वलोंग पहुंचने की योजना बनाई। 2 नवंबर को 2 असम राइफल्स के एक गश्ती दल की चीनी सेना के एक गश्ती दल से झड़प हुई, जिसके बाद ग्रीन पिंपल पर चीनी सेना के जमावड़े की खबर पुख्ता हो गई। 3 नवंबर को 33 गुरखा राइफल्स को नदी के पूर्वी छोर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया। वहां से 4 सीख को पश्चिम छोर पर लैंडर्स और लक्ष्मण रिज की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के लिए भेज दिया गया। 6 नवंबर 1962 6 कुमाऊं की अल्फा कंपनी को कैप्टन RK माथुर की अगुवाई में ग्रीन पिंपल से दुश्मन को खदेड़ने का काम सौंपा गया। कोई भी फायर सपोर्ट न होने और दुश्मन के ऊंचाई पर होने के बावजूद अल्फा कंपनी कैप्टन RK माथुर के कुशल नेतृत्व में अपने कुमाऊनी अंदाज में पूरे जोश खरोश के साथ दुश्मन पर टूट पड़ी। दुश्मन ने भी पलटकर अपनी आर्टिलरी, MMG और मोर्टार से हम पर आग करनी शुरू कर दी। इस भीषण हमले से विचलित हुए बगैर कैप्टन RK माथुर की अल्फा कंपनी ने चीनी सेना पर अपना आक्रमण जारी रखा और दुश्मन को भारी जान माल का नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 2.5 घंटे तक डटकर दुश्मन का मुकाबला किया और उन्हें वहां से भगाकर ही दम लिया। भारत माता की जय। हौसले गर बुलंद हो तो फैसले आसान हो जाते हैं। सैनिक जब दम भरता है तो दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। भारत
माता की जय। ऐसे जांबाज हिंदुस्तान की धरती पर ही पैदा होते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन का डटकर मुकाबला करने और दुश्मन के दांत खट्टे करने के अवज में अपने अदम्य साहस के लिए कैप्टन R.K. माथुर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकर जान हथेली पर कतरा कतरा कुर्बान तुझ पर, झुकने न देंगे हम तेरा सर। 10 नवंबर 1962 6 कुमाऊं को ट्राई जंक्शन पर फर्म बेस बनाने और ग्रीन और येलो पिंपल पर आक्रमण करने का आदेश मिला। 11 और 12 नवंबर के बीच 6 कुमाऊं वलोंग में एकत्रित हो गई। कुमाऊं की एक कंपनी ने कैप्टन B.N. सिंह की अगुवाई में 12 नवंबर को ट्राई जंक्शन पर अपना डिफेंस इख्तियार कर लिया और बाकी बटालियन भी 13 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ट्राई जंक्शन पर इकट्ठा हो गई। 14 नवंबर 1962 ठीक 9:30 बजे 6 कुमाऊं की 2 कंपनियों ने 2 तरफ से येलो पिंपल पर हमला कर दिया। यह भारतीय सेना द्वारा किया गया पहला काउंटर अटैक था। बाईं ओर से कैप्टन B.N. सिंह की अगुवाई में कंपनी दुश्मन के बंकर से 20 गज की दूरी पर आकर रुक गई और दाईं ओर से मेजर B.N. शर्मा के नेतृत्व में बढ़ रही कंपनी ने 200 गज पहले अपनी पोजीशन ले ली। 6 घंटे की मशक्कत और दोनों तरफ से चल रही गोलाबारी के बीच मेजर B.N. शर्मा की कंपनी दुश्मन के बंकरों से 50 गज की दूरी पर आकर रुक गई। हालांकि हमला तो रुक गया, पर हम अपने काफी साथियों को खो चुके थे। 6 कुमाऊं के दोनों कंपनी कमांडर भी इस लड़ाई में घायल हो गए। उनकी जगह अब सेकंड लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री और सेकंड लेफ्टिनेंट P.K. जिंदल ने दोनों कंपनियों की कमान संभाली। कर्नल मदिया ने बची हुई 2 रिजर्व टुकड़ियों को भी उनकी मदद के लिए भेज दिया। ब्रिगेड कमांडर से हुक्म आया कि 6 कुमाऊं जहां है वहीं अपनी पकड़ बनाकर रखे। रात 10:30 बजे चीनी सेना ने अपनी सारी ताकत के साथ हम पर काउंटर अटैक कर दिया। 6 कुमाऊं की दोनों कंपनियां चारों तरफ से घिर चुकी थी। असला कम हो रहा था और हम अपने साथियों को एक-एक कर खोते जा रहे थे। हम दुश्मन से लड़ते लड़ते ट्राई जंक्शन की ओर आ गए। 14 और 15 नवंबर की रात हुई इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री ने अपनी बहादुरी और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वो अपने साथियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की तरफ से हो रही गोलीबारी की परवाह न करते हुए खुद दुश्मन से लुहा लेते रहे। 15 नवंबर को दुश्मन ने पलटकर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन ज्यादा होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और दुश्मन से भिड़ गए। पीछे हटने को मजबूर होकर भी उन्होंने एक एक कदम के लिए दुश्मन को काफी ऊंचाई चढ़वा दिया। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने दुश्मन को 3 घंटे तक आगे बढ़ने से रोके रखा और दुश्मन को ट्राई जंक्शन के नीचे 100 गज पहले ही आ गया। पर इसी दौरान वो एक ग्रेनेड की चपेट में आ गए और घायल हो गए। सूरज की तरह चमकने की आरजू दिल में रखने से पहले मैंने सूरज की तरह जलना सीखा था। जब जब मेरा नाम लिया जाएगा मेरा देश मुस्कुराएगा। अव्वल दर्जे के साहस और कुशल नेतृत्व के प्रदर्शन के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अमर सिंह खत्री को वीर चक्र से नवाजा गया। छह कुमाऊं के मेडिकल ऑफिसर
कैप्टन पीसी चोपड़ा ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जगह को न छोड़ने का फैसला लिया और लगातार दोनों तरफ की गोलाबारी के बीच भी जख्मी साथियों की मरहम पट्टी करते रहे और तब तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी जब तक दुश्मन सिर पर नहीं आ गया। बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के इस बेमिसाल प्रदर्शन के लिए कैप्टन पीसी चोपड़ा नवंबर सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने ट्राई जंक्शन पर हमला बोल दिया। 6 कुमाऊं के मेजर प्रेमनाथ भाटिया अल्फा कंपनी के साथ ट्राई जंक्शन के स्लोप्स पर तैनात थे। चीनी सेना ने पहला हमला अपनी पूरी बटालियन के साथ किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आर्टिलरी, मोर्टार और एमएनजी से हम पर हमला जारी रखा। नौबत हाथों से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने की आ गई। इस बीच मेजर भाटिया के नजदीक एलएमजी पर तैनात सैनिक मारा गया। तभी निर्दयता के साथ मेजर भाटिया ने एलएमजी को संभाला और दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग कर कई दुश्मन ढेर कर दिए। दुश्मन द्वारा फेंके गए ग्रेनेड ने मेजर भाटिया को जख्मी कर दिया और उनके सिग्नलर ने वहीं प्राण त्याग दिया। अपने जख्मों को दरकिनार कर मेजर भाटिया दुश्मन पर लगातार फायर करते रहे। आखिरकार दुश्मन को हताश होकर पीछे हटना पड़ा और उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि भारतीय सेना वो है जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिक पाया। जो टिक गया समझो मिट गया। अव्वल दर्जे के पराक्रम के लिए मेजर प्रेमनाथ भाटिया को भी वीर चक्र से नवाजा गया। वो था वीर जो 200 जवान दुश्मन पर आक्रमण के लिए गए थे उनमें से सिर्फ 90 ही बचकर वापस आ पाए। अपनी बची कुची ताकत और असले के साथ हम फिर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। 14 नवंबर 1962 दोपहर 3 बजे 4 डोगरा को 6 कुमाऊं को रिलीव करने का आदेश मिला, क्योंकि कुमाऊनियों को दुश्मन की खंदकों से 50 गज पहले ही रुकना पड़ गया था। रात 10 बजे अपनी अल्फा और डेल्टा कंपनी को इकट्ठा कर 4 डोगरा के कमान अधिकारी ट्राई जंक्शन की 16 नवंबर को अपने कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. पठानिया के नेतृत्व में 4 डोगरा के 33 जवान 6 कुमाऊं की मदद के लिए ट्राई जंक्शन पहुंचे। हमें लगा मदद अब हमारे करीब ही है, पर जल्द ही एहसास हो गया कि 4 डोगरा की पूरी बटालियन के ये 33 जवान वो हैं जो बचकर वलोंग से ट्राई जंक्शन तक पहुंच पाए हैं। रास्ते भर उन पर चीनी सेना का हमला होता रहा, पर हम कब हार मानने वाले थे। हम तो वो सिर्फ प्रेम वाले थे जिन्हें दुश्मन को बर्बाद करने के सिवा कुछ और न सूझ रहा था, न दिख रहा था। 16 नवंबर शाम 7:30 बजे 120 mm मोर्टार के साथ हुए हमले को भी हमने विफल कर दिया। 6 कुमाऊं के कमान अधिकारी कर्नल मधिया को समझ आ रहा था कि बिना और गोला बारूद और सैन्य मदद के ट्राई जंक्शन की पकड़ को बरकरार रख पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने वहां से अपनी पोजीशन को बदल देना ही बेहतर समझा। वक्त अपनी चाल चल रहा था और हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। चीनी सेना ने अतिरिक्त असले और आर्टिलरी को रबर राफ्ट्स के जरिए नदी पार लाना शुरू कर दिया था। 15 और 16 नवंबर को चीनी सेना की तरफ से अंतिम हमला हुआ। उसके पास अत्याधुनिक हथियार, असले और गोले बारूद की कोई कमी नहीं थी और वो तादाद में भी हमसे कहीं ज्यादा थे। हम बिना असले, गोला बारूद और गिनती में कम होकर भी डटकर उनका मुकाबला करते रहे। हमारे पास कुछ ज्यादा था, तो सिर्फ हौसला और हमारा दृढ़ निश्चय। हम न झुके थे,
न झुके हैं और नहीं झुकेंगे। इसी जज्बे के साथ हिंदुस्तानी सेना लड़ती रही। आखिरी गोली और आखिरी जवान। बलौन का ये युद्ध हिंदुस्तानी सेना द्वारा बड़ी ही वीरता और साहस के साथ लड़ा गया था, और लड़ने वाले वो भारतीय सैनिक थे जो शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। वो बेटे जिन्हें अपनी मातृभूमि और आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से ज्यादा थी। हमारी सभी रक्षा पंक्तियों पर एक साथ पूर्वी तट पर हाई प्लेटू, जहां लेफ्टिनेंट योगराज पलटा 4 सिख की डेल्टा कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। 3-3 गुरखा की अल्फा कंपनी मेजर बी चटर्जी के नेतृत्व में डोंग प्लेटू पर और मेजर RS विर्क के नेतृत्व में 3-3 गुरखा की ब्रावो कंपनी डोंग हिल पर डटी हुई थी। वहीं पश्चिमी तट पर 4 सिख की अल्फा कंपनी कैप्टन सिद्धू के साथ महा प्लेटू पर, चार्ली कंपनी मेजर PM संवत्सर के नेतृत्व में लैंडर्स पर, 3-3 गुरखा की एक कंपनी मेजर NB चंद की कमान में लक्ष्मण रिज पर, चार्ली कंपनी कैप्टन खुशरू N बवादम के साथ महा प्लेटू पर और 6 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी लेफ्टिनेंट बिक्रम सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी रिज पर तैनात थी। हर ठिकाने पर जबरदस्त लड़ाई। चीनी सेना 4 सिख के लेफ्टिनेंट योगराज पलटा दो तरफ से दुश्मन से घिर गए। 15 नवंबर सन 1962 रात 11:30 बजे उन पर पहला हमला हुआ। साहब जी सिंधी आ गए। शाबाश मुंडियो, तैयार हो जाओ। रेडी, फायर। डेल्टा कंपनी ने लेफ्टिनेंट योगराज पलटा के नेतृत्व में दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब न हो सका और पीछे हट गया। दुश्मन ने 2 घंटे बाद दोबारा हमला किया। साहब जी, वो तो फिर आगे ने। ओ साहब जी, तो अंते गोली लग गई है। कोई फिक्र न करो, एक कोई लगी है। साहब जी, असी विड्रा कर लईए। नहीं, असी अटल खड़े हां, घबराने की लोड़ नहीं। लेफ्टिनेंट योगराज पलटा और उनके जांबाज साथियों ने एक बार फिर दुश्मन को जबरदस्त टक्कर दी और भागने पर मजबूर कर दिया। अब तक 4 सिख की डेल्टा कंपनी को भी जान माल का काफी नुकसान हो चुका था। लेफ्टिनेंट पलटा ने 3-3 गुरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर से मदद मांगी, लेकिन रास्ते पर दुश्मन की मौजूदगी के कारण मदद उन तक नहीं पहुंच पाई। 16 नवंबर की सुबह 4:35 पर दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। साहब जी, वो तो तीसरी बारी आगे ने। शेरब, बेशक सारा अमनिशन खत्म हो गया, घबराने की लोड़ नहीं। जे मरांगे ते मर्दा वांग मरांगे। अपनिया बैंडा फिक्स करो ते मेरे पीछे मुंह बोले सोना।